Hello friends, now I am going to talk about the second chapter of ecology. अब मैं आपको पारिस्थितिकी का दूसरा चैप्टर बताने जा रहा हूँ और उसका नाम है इको सिस्टम। इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। ये शब्द जो था, ये टर्म जो था, इट वॉज गिवन बाय A.G. टेंसले। A.G. टेंसले ने यह शब्द दिया था। ओके, अब इकोसिस्टम है क्या, इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए, डेफिनेशन। इसको समझाने के लिए पहले मैं एक्वेरियम बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास में एक्वेरियम है जिसके अंदर ये मछली है, पानी में है, पौधे भी लगे हुए हैं। तो मछली जो है इस क्षेत्र के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, जैविक व अजैविक कारक, उनके साथ में इंटरेक्शन करती है। तो इस स्थान को हम लोग जो है इकोसिस्टम कहेंगे। दैट इज द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट फैक्टर, इट इज कॉल्ड योर इकोसिस्टम। वह स्थान जहाँ पर कोई जीव किसी क्षेत्र के जैविक व अजैविक कारकों के साथ में अंतरक्रिया करता है, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज यूनिट ऑफ नेचर। यह प्रकृति की इकाई है। इकोसिस्टम को यदि आप देखोगे तो दो प्रकार के हो गए ये पृथ्वी के ऊपर। एक कहलाएगा टेरेस्ट्रियल, यानी कि थलीय कहलाएगा, और दूसरा कहलाएगा एक्वेटिक, यानी कि जलीय कहलाएगा। आ गया? अब टेरेस्ट्रियल के अंदर अपन देखें तो हमारे पास में डेजर्ट इकोसिस्टम है, हमारे पास में एक्वेटिक इकोसिस्टम है। आ गया? एक्वेटिक के अंदर भी फ्रेश वाटर भी है, मैराइन भी है, कई तरह के होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्राइल के अंदर दैट इज ओनली ऑन अर्थ। वॉट एवर द इकोसिस्टम दे आर प्रेजेंट, वी कॉल देम एज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और ये किस में होते हैं? इन वाटर। वाटर के अंदर आप देखेंगे तो स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम अलग मिलेगा, समुद्री वाला अलग मिलेगा। इसके अंदर जाएंगे तो हमको ट्रॉपिकल वाला फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग मिलेगा, डेजर्ट का अलग मिलेगा, ग्रास का अलग मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम को यदि आप देखोगे तो अगेन इट इज ऑफ टू टाइप। एक कहलाता है नेचुरल। नेचुरल माने प्राकृतिक। जो भी पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है वो सब प्रकृति की है, चाहे वो डेजर्ट फॉरेस्ट हो या ग्रास फॉरेस्ट हो या एक्वेटिक हो, फ्रेश वाटर हो, मैराइन हो, कोई सा भी हो, वो सब प्रकृति ने दिए हैं। और दूसरा कहलाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को यदि आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल कौन हो गए? स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान जा रहा, उसके अंदर आदमी ऊपर बिना वायु के भी जिंदा है। इसका मतलब उन्होंने कृत्रिम रूप से वो पारितंत्र बनाया कि नहीं बनाया जिसमें वो जीवित रहते हैं। दूसरा, खेत खलियान जो होते हैं मानव ने बनाया। आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या हो गया? मैन मेड। आ गया? तो एयर आर्टिफिशियल मैन मेड हो गया, एग्जाम्पल स्पेस क्राफ्ट। दूसरा हो गया क्रॉप फील्ड, खेती बाड़ी जो होती है, खेती जो करते हैं अपन लोग, वो क्रॉप फील्ड में जाती है। और तीसरा होता है डैम, जो मानव बनाता है डैम, उसके पीछे पानी होता है, उस पानी के अंदर बहुत सारे जलीय जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो एज इट इज मैन मेड, दैट विल बी कॉल्ड योर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, अब बात चलेगी इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम कौन से हैं, यानी कि पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम। तो एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं उत्पादकता।
आ गया। दूसरा होता है हमारे पास के अंदर डिकम्पोजर्स। सो दिस इज योर डिकम्पोजर्स। तीसरा होता है इसके अंदर मिनरल साइकिल। और चौथा होता है इसके अंदर एनर्जी फ्लो। आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। आ गया कि पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, डिकम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटक, और मिनरल साइकिल का मतलब होता है खनिज चक्रण, और एनर्जी फ्लो का मतलब होता है ऊर्जा प्रवाह हमको जो है देखने को मिलती है। बात समझ आ गई कि नहीं आएगी? अब ये जो सिस्टम है हमारे पास में, इकोसिस्टम, इसके अंदर 4 कंपोनेंट हमने जो है देखे। अब ये 4 कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे पास में है दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो प्रोडक्टिविटी की अगर अपन बात करते हैं तो उत्पादकता कौन करेंगे? जो ऑटोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन से होते हैं? जो हरे होते हैं। तो बाय ऑटोट्रॉफ, यानी ऑटोट्रॉफ की सहायता से उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। डन। अब हमारे पास में आया क्या चीज कि कंज्यूमर को बोलते हैं अपन लोग उपभोक्ता। ये वर्ड भी सीखो। ये प्लांट है, इसको इंसेक्ट ने खाया तो इंसेक्ट क्या हो गया? तुम्हारा कंज्यूमर हो गया। मैंने भोजन को खाया तो मैं भी क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर हो गया। अब अपन सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को यदि आप देखोगे तो इसके अंदर पहली दे रखी इन्होंने अपने को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या करते हैं? परिभाषाओं को रट लेना चाहिए। आगे इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल के अंदर उत्पन्न होने वाला उत्पाद जो होता है हरे पौधों द्वारा, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दैट इज द फूड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब सपोज करो किसी पेड़ ने 10 किलो या 100 किलोग्राम भोजन बनाया, फूड बनाया। इस फूड को कौन खाता है? कंज्यूमर खाता है। कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएगा। लेकिन ये पेड़ कहता है कि सर मैंने 100 किलोग्राम बनाया है, ये मेरा क्या हो गया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनकी यूनिट भी देख लेना, पर ग्राम स्क्वायर, किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर, ऐसे इसकी जो है ये यूनिट देते हैं। तो टोटल फूड उसने क्या बनाया, उसको हमने क्या कहा? जीपीपी। तो पेड़ ने बोला कि सर मैं भी तो कुछ खा लूँ, उससे मुझको ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा कब मिलती है? श्वसन से। तो जीपीपी में से यदि श्वसन के दौरान जो भी आपने काम में लिया उसको माइनस कर दो। सपोज करो ये 100 था, 10 वो खा गया, तो आपके पास में कितना बचा? 90 किलोग्राम बचा। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी खत्म, जीपीपी खत्म, देन कम्स योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब क्या हुआ कि इसके पास में, पेड़ के पास में अब कितना बचा? 10 किलोग्राम खाने के बाद में 90 किलोग्राम। अब इसको बकरी ने खाया, गोट ने खाया, तो इसका बॉडी बन गई, ये ऑर्गेनिक मैटर बन गया इसके अंदर। और ऑर्गेनिक मैटर जब बन जाता है तो इस वाली प्रोडक्टिविटी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। समझने की बात है। इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय बनाया गया भोजन जो होता है टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। कुल फूड जो उसने बनाया वो जीपीपी कहलाया। आ गया? दैट इज द रेट ऑफ मास ऑफ बायो प्रोडक्शन, यानी कि बायोमास के प्रोडक्शन की रेट को हम लोग जो है जीपीपी कहते हैं। उसमें से श्वसन में पौधे ने काम में ले लिया तो जो बचा हुआ क्या कहलाया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किसने खा लिया? उस पौधे को गोट ने, यानी कि बकरी ने, और उसने ऑर्गेनिक मैटर बना दिया। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर बना
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का उपयोग कौन कर रहा है? बाय हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का उपयोग में लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्टिविटी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर पॉइंट कि हम यूं भी कह सकते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का उपयोग हर्बीवोरस करते हैं। हर्बीवोरस कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब हो गया परपोषी, और हर्बीवोरस या हेटेरोट्रॉफ, बात एक ही होती है। अब आता है हमारे पास के अंदर कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन तो एनर्जी और ऑक्सीजन देती है, डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है और उससे भोजन का निर्माण होता है। तो CO2 फिक्सेशन यानी कि बायोसिंथेसिस ऑफ फूड कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन के अंदर भी कौन से साइकिल के अंदर होता है? केल्विन साइकिल के अंदर। याद आया? ये केल्विन साइकिल के अंदर होता है। तो कितनी CO2 जो होती है प्रतिवर्ष भोजन में बदल दी जाती है दुनिया के सभी पौधों के द्वारा, चाहे वो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल? तो आंसर निकलता है 170 बिलियन टन CO2 इज फिक्स्ड एनुअली, यानी कि प्रतिवर्ष 170 बिलियन टन CO2 भोजन में बदलती है साहब। लेकिन थलीय पौधे जो होते हैं टेरेस्ट्रियल, वो कितनी CO2 को काम में लेते हैं? 115 बिलियन टन। और एक्वेटिक वाले जो होते हैं, जलीय वाले जो होते हैं, वो लेते हैं 55, वेरी इंपॉर्टेंट, 55 बिलियन टन। अब 55 का आधा करो तो कितना हुआ? 27.5। तो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जितना भी भोजन बनता है, जैसे 55 बिलियन टन बना, CO2 फिक्स हुई, तो उससे आधे से अधिक जो भोजन होता है वो तो डायटम ही बना देते हैं। इसीलिए डायटम को क्या बोलते हैं? मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। सागर के मुख्य उत्पादक कौन हुए? डायटम। तो इसमें से 50% ऑफ इट बाय डायटम, डायटम के द्वारा बनते हैं। इसीलिए डायटम को मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। तो ये रही हमारे पास में CO2 का कन्वर्जन। CO2 टोटल 170 बिलियन टन, उसमें से 115 बिलियन टन जो होती है वह हमारी थलीय पौधे फिक्स कर देते हैं भोजन के रूप में, और 55 बिलियन टन जो होती है वो जलीय पौधे जो है फिक्स करते हैं। अब आता है हमारे पास में कि डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन। अपघटन करने जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी फिनिश। सेकंड फैक्टर जो अपन बात करने जा रहे हैं दैट इज योर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जिसे हम लोग बोलते हैं अपघटन। अब इसमें एक वर्ड आता है अपरद। अपरद को बोलते हैं डेट्रीवोरस, डेट्रीवोर। आ गया? ये क्या होते हैं? ये पीसेस होते हैं पत्तियों के, टहनियों के, छोटे छोटे से खंड जो होते हैं पौधों के, उनके। तो स्मॉल पीसेस ऑफ लिविंग मैटर लाइक लीव्स, twigs, etc. अब जो केंचुआ होता है, अर्थवॉर्म, उसको किसानों का दोस्त कहा गया है। फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का दोस्त हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन में नीचे जाता है, ऊपर आता है, ज़मीन में नीचे जाता है तो उससे वायु मिल जाती है। साथ में ये डिकम्पोजिशन के दौरान क्या करता है? जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं
बिग पार्टिकल्स उनको स्मॉल पार्टिकल्स में बदल देता है। ये हो गया। और फिर उससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्राप्त कर लिया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज गिवन टू प्लांट्स। तो ये उत्पादकता बढ़ाएगा। वी कैन से इट इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ नेचुरल फर्टिलाइजर। इस प्रोसेस को, जिसमें कि अर्थवॉर्म बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में बदलता है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन। और केंचुए को क्या बोलते हैं? इसने बड़े को छोटे में बदला, अपरद को बदला, तो इसको बोलते हैं डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस यानी कि अपरदक हम लोग इसको कहते हैं। आता है ये वाला क्वेश्चन। तो डिकम्पोजिशन के दौरान जो पहला चरण हुआ वो हमारा कौन सा हुआ? फ्रेगमेंटेशन का हुआ। दूसरा जो होता है वो होता है लीचिंग। लीचिंग को हम लोग छालन कहते हैं। तो क्या हुआ? ये जमीन पर बन गए। दिस इज योर सॉइल। छोटे छोटे से पार्टिकल ये इनऑर्गेनिक बन गया। अब ये सब जमीन के नीचे क्या हुआ? रिसना शुरू कर दिया। आम भाषा में क्या बोलेंगे उसको अपन लोग? रिसना। आ गया। तो पहला हुआ फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हुआ लीचिंग, तीसरा होगा तुम्हारा ह्यूमिफिकेशन, एंड देन लास्ट विल बी योर मिनरलाइजेशन। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये लीचिंग हो गया। लीचिंग के बाद में थर्ड स्टेप जो आता है, दिस इज योर लीचिंग, दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2 तीसरा होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब हो गया अपचयन। किसकी सहायता से? बाय एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। कवक और जीवाणुओं के एंजाइम के द्वारा उसको जो है अपचित कर दिया जाता है। इसके बाद में उसके अंदर कैटाबोलिक सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर हमको जो है पानी भी मिला हुआ रहता है, मॉइस्चर भी होता है, तो ह्यूमस बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास में? ह्यूमस बन जाता है। तो उसको अपन लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको अपन? चौथा नंबर पॉइंट, ह्यूमिफिकेशन यानी कि आर्द्रता निर्माण। आर्द्र निर्माण हम लोग उसको कहेंगे। जब ये पानी के अंदर घुलता है तो खनिज जो होते हैं वो जमीन में आ जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि प्रोडक्टिविटी के बाद में अपन डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन में डेट्रीवोरस अपरदक को ध्यान रखना केंचुआ होता है। इसमें पहला स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप होता है लीचिंग यानी कि छालन, नीचे रिस जाते हैं। कैटाबोलिज्म में एंजाइम की सहायता से जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदला जाता है। ह्यूमिफिकेशन के अंदर आर्द्र निर्माण किया जाता है, जिसमें पानी भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाती है, और बाद में जब वो घुल जाता है तो खनिज जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर उपस्थित होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ओके। अब हमारे पास में बात चलेगी कि ह्यूमस जो होता है वह प्रकृति कैसी होती है उसकी। तो ह्यूमस जो होता है दैट इज कोलाइडल इन नेचर। ह्यूमस हरे हरे रंग का काला सा पदार्थ होता है, आपने देखा होगा, जो कि जमीन पर भी मिल जाता है, पानी के अंदर भी तैरता हुआ मिल जाता है। तो ह्यूमस जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है वो कोलाइडल इन नेचर होती है। कोलाइडल इन नेचर। ह्यूमस में ह्यूमस डिकम्पोजिशन, ह्यूमस का अपघटन जो होता है वो स्लो भी हो सकता है। स्लो कब होगा? जब उस ह्यूमस के अंदर आपके पास में काइटिन होगा या उसके अंदर लिग्निन होगा तो वो धीरे धीरे अपघटित होएगा। लेकिन अगर काइटिन वो नहीं है तो वो फास्ट तरीके से जो है अपघटित होगा। तो ये रहा हमारे पास के अंदर ह्यूमस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जो होता है उसको अगर अपन देखें तो फूड चेन के द्वारा होता है। फूड चेन जो होती है
इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। 28। फूड चेन की बात कर रहा हूं मैं अब आपसे, यानी कि खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा हूं। तो खाद्य श्रृंखला को यदि हम देखें, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, ऐसी श्रृंखला जिसमें कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर होता है, उसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। द चेन इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड योर फूड चेन। ओके, फूड चेन में सिंपल सी आपको बताता हूं वैसे कि फूड चेन के अंदर कौन कौन होता है। प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, तो आंसर होता है ग्रीन। प्रोड्यूसर को जो खाता है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। तो ये कौन सा कंज्यूमर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसको जिसने खाया वो कौन हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। तो ये घास हो गई बेटा अपने पास में। घास को किसने खाया, इंसेक्ट, कीड़े ने। तो इंसेक्ट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने। तो फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और फ्रॉग को सपोज करो स्नेक खा गया, सांप खा गया, तो सांप क्या हो गया तुम्हारे पास में, टॉप कंज्यूमर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट इन द फूड चेन देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का एक दिशीय संवहन होता है। ओके, अब फूड चेन की बात करता हूं तो मेरे पास में दो तरह की फूड चेन होती है। एक कहलाती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन को हम लोग चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला। और दूसरा कहलाता है डेट्रिटस, डेट्रिटस फूड चेन, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला। ओके, ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ये हरे पौधों से प्रारंभ होती है। जैसे ये घास है, चरने वाले हैं। चारण माने चरना, चरेगा क्या, हरी चीज़ें ही चरेगा। तो अगर हरी चीज़ों से आपकी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, घास वगैरह से, तो उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। और अपरद खाद्य श्रृंखला जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों से जो श्रृंखला प्रारंभ होती है उसको हम लोग डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। अभी समझाएंगे आपको। डेट्रिटस ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन है हमारे पास है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा कौन सी फूड चेन चलती है, ग्रेजिंग या डेट्रिटस? तो इसका आंसर होगा डेट्रिटस। तो मोर डोमिनेंट ऑन टेरेस्ट्रियल सरफेस। समझने वाली बात है। रात्रि के समय तो सब सो जाते हैं, लेकिन जीवाणु तो अपना अपघटन करते रहते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों का। तो इसलिए डेट्रिटस फूड चेन पृथ्वी पर ज़्यादा क्रियान्वित रहती है। और ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है, यह आपकी मोर डोमिनेंट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। बहुत जोरदार पॉइंट है ये, ध्यान रखना। एनवायरनमेंट यानी कि जल के अंदर तो
ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा होती है, मछलियाँ वगैरह कुतरती रहती हैं, खाती रहती हैं। और डेट्रिटस फूड चेन जो होती है वो पृथ्वी के थलीय क्षेत्र के अंदर ज़्यादा प्रभावी होती है, एक्टिव होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपका, सो ध्यान रखना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड चेन, फूड वेब, जिसके बारे में अपन लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में। बात समझ आई? फूड चेन तो ये रही हमारे पास में। फूड चेन जो होती है उसमें तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ये रही। इसमें मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टॉप कंज्यूमर होता है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, इन विच वी हैव सीन दैट देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी फूड चेन जब मिल जाती हैं तो फूड वेब बन जाता है। आप ये देखो कि ये हमारा प्रोड्यूसर जो है ग्रेजिंग फूड चेन में, तो घास कैसी होगी? हरी होगी। अब उपभोक्ता कौन है? इंसेक्ट है। ये मैंने इंसेक्ट बना दिया। इस इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। तो फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर तो है, लेकिन पहली बार यह नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खा रहा है, यानी कि मांसाहारी। पहला मांसाहारी कौन है? ये वाला, जो कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस का मतलब हो गया प्राथमिक मांसाहारी। भाई घास को तो शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को जो खाएगा उसको अपन प्राथमिक मांसाहारी कहेंगे। ओके, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि फूड चेन के आधार पर कई टर्म्स भी हैं। स्टैंडिंग क्रॉप है, स्टैंडिंग स्टेट है, फिर इसके पिरामिड्स हैं, फिर 10% लॉ है, आ गया, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।